मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। गलवान घाटी में चीन द्वारा किए गए हमले के पीछे एक गंदा सच भी सामने आ रहा है। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के मुताबिक रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि यह चीन की सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश के तहत चीन ने भारत के सिपाहियों पर हमले किए। लोहे के रॉड और पत्थरों से हमले किए गए। और उधर हमारे पास खबर आ रही है, वैशाली बिहार के सिपाही जयकिशोर सिंह भी इस हमले में शहीद हो गए। उनका शव यहां लाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेत्री और चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने सवाल उठाया है केंद्र सरकार पर। और अलका लांबा का यह कहना है कि केंद्र सरकार की इसमें गलती है और हमारे देश के सिपाही इस हमले में निहत्थे थे। उन्हें हथियार चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। 1996 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हमारे सिपाहियों को हथियार चलाने की इजाजत नहीं थी। आखिर इतने बर्बरतापूर्ण हमले के बाद भी भारतीय सिपाहियों को इजाजत नहीं मिला हथियार चलाने की। यही वजह है कि भारतीय सिपाहियों की निर्ममतापूर्वक मौत हुई। और भी कई तरह के सवाल उठाए हैं अलका लांबा ने। साथियों, 15 जून को लद्दाख के अंदर भारत चीन सीमा पर गलवान वैली में हमारे 20 जवानों को चीन ने शहीद कर दिया है। निहत्थे थे वो, उनके पास हथियार नहीं थे और अगर हथियार थे भी तो उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। कारण बताया जा रहा है 1996 का एक समझौता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये समझौते भारतीय सेना के लिए ही बने हैं? ये समझौता जब चीन के साथ हुआ था तो चीन की जिम्मेदारी नहीं थी कि समझौते का वो भी पालन करते? जब वो पालन नहीं कर रहे तो हम पर ये पाबंदी क्यों थी कि हमारे जवान हथियार होकर भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सक रहे थे? और मैं कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, जब आप 1954 के धारा 370 को 2019 में हटा सकते हैं, इतने बड़े फैसले कर सकते हैं, तो 1996 का ये समझौता आप क्यों नहीं रद्द कर सकते थे अगर आपको हालात ऐसे लग रहे थे? कायरता के साथ, बर्बरता के साथ हमारे जवानों को शहीद किया गया है। 70 के करीब जवान गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में पड़े हैं। 1.5 महीने से ये तमाशा चल रहा था। हम बार बार पूछ रहे थे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से मौन बनी बैठी थी। 15 तारीख की घटना है। 16 और 17 तारीख को शाम को जाकर जो है रात को देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करते हैं, मात्र एक ट्वीट, और उसके बाद वो कोयला बेचने में व्यस्त हो जाते हैं। उनके ट्वीट देखिए। देश के रक्षा मंत्री 15 जून को क्या कर रहे थे? 15 जून को उत्तराखंड की अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने प्रचार और प्रसार में भाषण दे रहे थे। वो मैं आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। क्या अभी तक चीन के राजदूत को लाइन हाजिर करके उनसे जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए था? देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ फोन उठा के बात करते हैं, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री को, शी जिनपिंग को भी तो आप बात कर सकते थे। आपने इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? आप ही के एक मंत्री कहते हैं हम बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? जितने भी भारत के अंदर चाइनीज फूड स्टॉल हैं, हम उस फूड स्टॉल को बंद कर देंगे। हम वो फूड स्टॉल का चाइनीज का खाना नहीं खाएंगे। वाह, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। शर्म आती है आपके ऊपर। आपकी कायरता, आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है। मैं आपसे कहती हूँ, आवाज उठाइए। ये गलवान वैली पर सवाल पूछिए कि किसका कब्जा था, किसने वो हमसे आज हथियार लिया है, किसका कब्जा आज है। बहुत से सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पूरी तरह से चुप होकर कायर सरकार साबित हो रही है। ये जवाब उन्हें देने हों।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन है और 50वें जन्मदिन पर देश भर से उनके समर्थक और उनके चाहने वाले लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं सुबह से ही। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वह अपना जन्मदिन इस बार नहीं मनाएंगे क्योंकि देश के हालात अच्छे नहीं हैं। उधर हमारे पास पंजाब से खबर आ रही है। पंजाब के चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ संगरूर से एक सिपाही जो शहीद हो गए गुरविंदर सिंह, और एक और पंजाब के सिपाही हैं गुरतेज सिंह, और हिमाचल प्रदेश के अंकुश, तीनों शवों को यहाँ लाया गया, तीनों शहीदों के शवों को यहाँ लाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार के साहिबगंज निवासी कुंदन कुमार ओझा भी शहीद हो गए भारत और चीन के हमले में, जो तैनात थे भारत और चीन के बॉर्डर पर। और इस लड़ाई में, इस हमले में वह भी शहीद हो गए। और शहीद का शव जब साहिबगंज लाया गया तो यहाँ दर्शन करने के लिए, उनके शव का दर्शन करने के लिए काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। इस गांव के लोग तो थे ही, और आसपास के गांव और आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो गए। और आखिरकार राजकीय सम्मान के साथ कुंदन कुमार ओझा, शहीद कुंदन कुमार ओझा की अंत्येष्टि कर दी गई। अंत्येष्टि में भी काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। और हमारे पास खबर आ रही है प्रयागराज से। सरकार चाहे लाख दावे करे विकास के, लेकिन बहुत सारी योजनाएं फेलियर हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही योजना है विद्युतीकरण योजना, जो फेलियर हो गई है प्रयागराज के मैलही ग्राम पंचायत में। और यहाँ पर विद्युतीकरण का काम तो जरूर ही हुआ, लेकिन विद्युतीकरण हुआ यहाँ कागजों में विद्युतीकरण का काम बखूबी हुआ, लेकिन यहाँ के लोग आज भी बिना बिजली के अंधेरे में सोने को विवश हैं। हमारे संवाददाता इंद्रेश कुमार की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे कि 60 साल के एक बुजुर्ग से हमारे संवाददाता ने बात की। उनका ये कहना है कि उनकी उम्र बीत गई, 60 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उन्होंने बिजली नहीं देखी। बार बार सिर्फ झूठे दिलासे दिए गए प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मीटर का 100 रुपया ले हुआ है। अच्छा, मतलब तो लाइट से यहाँ तो बहुत दिन से। ये बताइए आपके यहाँ लाइट कब से नहीं आ रही है? मान लो कि हम लोग तो जानते ही नहीं है कि लाइट कब से। लाइट तो मतलब कि पहले से ही ना है यहाँ, कोई चाहता भी नहीं है कि यहाँ लाइट आया। ना मिट्टी का तेल मिलता, ना कुछ मिलता, साला अंधेरे में ही रहते हैं। यहाँ लाइट विभाग के कोई अधिकारी सर्वे करने आते हैं? सर्वे किया, मीटर वगैरह सब कुछ लगा है, लेकिन आज तक लाइट ना आया। यही बोलते हैं कि लाइट आएगी 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में, बस यही बोलते रहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मिनहाजुद्दीन है। लगभग यहाँ पे हैं बगैर लाइट के? यहाँ तो करीब 150 लोग हैं। धन्यवाद। दादाजी ये बताइए, आपका जीवन पूरा बीत गया है, यहाँ पे लाइट अभी तक क्यों नहीं आई? साहब का जीवन हमार बीत गए, ठनिया लाइट नहीं आई रही है। यहाँ पे आप लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? अंधियारे। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई? कुछ नहीं, सब का अंधियारे में कहाँ पढ़ा कहाँ लिखा है। और मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता नहीं है? मिलता है। कौन सा गांव है ये? मैलहा। आपका नाम क्या है? हमारा अब्दुल्ला। ये बताइए, जैसे कि लाइट विभाग वाले कोई सर्वे करने आते हैं तो क्या आशाएं आपको दे के जाते हैं? आशा के अब गिरता ही है, उगता ही है, ओके बाद जाके सड़के पर बंद हो जाता है। जो रोक ही कह दी है, रोक भी दी है। धन्यवाद।
अभी हम आपको बता रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मैलहा ग्राम पंचायत का हाल। आपने देखा कि मैलहा ग्राम पंचायत का जो इलाका है, ये जो गांव है, यहाँ 150 परिवार अंधेरे में सोने को विवश है। सरकार बहुत सारे दावे कर रही है, लेकिन सरकारी दावे फेल नजर आते हैं यहाँ पे। और अगली खबर भी हमारे पास आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज के खीरी इलाके से, खीरी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से हमारे पास खबर आ रही है। ये आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, मुसहर जाति के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और चूंकि भुखमरी और गरीबी के शिकार तो हैं ही, रहने को भी इनके पास जगह नहीं है। बहरहाल वन विभाग की जमीन पर किसी तरह ये आश्रित की तरह रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं, लेकिन सरकारी मदद इन्हें नहीं मिल रही है। हमारे संवाददाता इंद्रेश कुमार ने इस गांव का दौरा किया और इस गांव के लोगों से बातचीत कर ये पता लगाने की कोशिश की कि इस गांव के लोगों को कितनी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और किस तरह से ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बस किसी तरह से, चूंकि ये वन प्राणी हैं, किसी तरह जंगलों में जाकर अपनी जीविका का साधन ढूंढते हैं और इसी की बदौलत इनकी जिंदगी गुजर रही है किसी तरह, लेकिन सरकारी मदद इन्हें नहीं मिल रही है। रहने को न घर है और भुखमरी और गरीबी के शिकार हैं मुसहर जाति के लोग। और आइए हम आपको दिखाते हैं हरदिया गांव से हमारे पास से रिपोर्ट, इंद्रेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। आप ये बताइए, आपके पास रहने के लिए घर या जमीन है कि नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है। फरिश्तर में वन विभाग में है, क्या करिए, जब खेत दें तब है। तो आपके क्षेत्र के अधिकारी नहीं सोचते हैं कि नहीं, क्यों नहीं? कौन सी बिरादरी है आप लोग? हम पश्चिम शहर है, बनवासी। अच्छा अच्छा। और पीने के लिए पानी? कुछ नहीं साधन बाटे, क्या करिए। किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं? अब ऐसा ही खटी तो पतरी दाना उठाई के खाई, ना है तो क्या खाई। नाम क्या है? हमारा नाम कुछ ना है। ये आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर आपका आवास आ भी गया तो आपको बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं साहब, जब दही तब बनाई। और पीने के लिए पानी? पानी नहीं साहब, कुछ नहीं। आप लोग कौन सी कैटेगरी से आते हैं? सहरा। तो काम धाम करते हैं किसी तरीके से? अब खटा थी नहीं है तो खा थी, ना है तो कहाँ मिले। आपका नाम क्या है? अनीता। अब 3 दे रहा है, नहीं दे का बना। उधर पश्चिम बंगाल के भी 2 सिपाही शहीद हो गए। भारत और चीन के इस हमले में, इस झगड़े के बीच 2 सिपाही शहीद हो गए और उन 2 सिपाहियों में से एक पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के बिंदीपाड़ा निवासी विपुल रॉय हैं, 36 वर्षीय विपुल रॉय। और उनका शव जब यहाँ लाया गया तो उनके परिवार के लोगों में काफ़ी मातम पसर गया, लेकिन गर्व का माहौल भी देखा गया। और उनके परिवार के लोगों ने ये कहा कि उनका बेटा मरा जरूर है, लेकिन वह देश को समर्पित हुआ है, इसीलिए वह गौरवान्वित हैं। आपको बता दूं कि 5 महीने पहले विपुल राय अपने गांव बिंदीपाड़ा आए थे और यहाँ आकर अपने पिता से उन्होंने कहा था कि टूटी फूटी जो छत है, जो घर है, उसकी मरम्मत का काम मैं जल्द आकर करवाऊंगा। और ऐसा दिलासा देकर वो चले गए थे ड्यूटी पर, लेकिन उसके बाद वो खुद नहीं आए, बल्कि ये संदेशा आया और संदेश ये आया कि विपुल राय शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। बहरहाल उनके परिवार में काफ़ी मातम भी पसर गया और उनकी अंत्येष्टि कर दी गई पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और इधर हम आपको बता दें कि वीरभूम जिले से, बंगाल के वीरभूम जिले के बेलघड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। बेलघड़िया से शहीद राजेश सिंह का शव भी यहाँ लाया गया। सबसे पहले यहाँ पानागढ़ के मिलिट्री कैंप में उनका शव लाया गया और यहाँ पर सैनिकों ने, यहाँ के जो सैनिक हैं, जो सेना के जवान हैं, सेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उनका शव यहाँ तक लाया गया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता के
পাতলা হয়ে তবে ঢুকো পাতলা হয়ে पानागढ़ के बाद शहीद राजेश उरांव का शव ले जाया गया बीरभूम जिले के बेलघड़िया, जहां उनका गांव है। बेलघड़िया गांव तक जब उनका शव पहुंचा, सेना के जवान जब शव लेकर पहुंचे तो यहां उन्हें देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। लोग कतारबद्ध होकर यहां खड़े थे और सभी ने सलाम किया। आपको बता दूं कि राजेश उरांव सेना में तैनात थे और भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, चीन ने जो हमला किया, उस हमले में वह शहीद हो गए और शहीद होने के बाद उनका शव यहाँ लाया गया। और अभी हमने आपको दिखाया कि सेना के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें सलाम किया और उसके बाद बेलघड़िया लाया गया। सेना के जवानों ने बेलघड़िया लेकर उनका शव जब यहाँ पे आए बेलघड़िया में, तो लोगों ने यहाँ भी उन्हें सलाम किया। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग एकत्रित हो गए और राजकीय सम्मान के साथ राजेश उरांव की अंत्येष्टि कर दी गई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि दोनों शहीदों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा, संवाददाताओं को बताया। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना में आज जो बारिश हुई, उस बारिश ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आपको हम दिखाएंगे कि राजभवन के आसपास का जो वीआईपी एरिया है, उस इलाके में भी पानी भर गया और ये पूरा इलाका भी तकरीबन डूब गया बारिश के पानी से। और इलाकों का तो हाल ही बहुत बुरा था। कंकड़बाग का जो इलाका है वहाँ भी काफ़ी हद तक पानी भर गया और लोग काफ़ी परेशान रहे। आइए आपको ये कुछ खास तस्वीरें हमारे संवाददाता ने पटना से जो भेजी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राजभवन का जो वीआईपी एरिया है, आसपास जो मंत्रियों के आवास हैं, वहाँ का क्या हाल है, क्या माहौल है, आपको दिखाते हैं ये खास दृश्य। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक 3,80,000 का आंकड़ा पार कर गया है। 3,80,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में हमारे पास तकरीबन 13,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जो खबर आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और चूंकि इसे देखते हुए हालांकि लोगों में काफ़ी डर तो है ही, लेकिन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना मौजूद है और कोरोना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये आदेश है, सरकार का ये आदेश है कि हम सबको अभी भी सावधान रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलना है। अगर हम इसे मान कर चलेंगे तो कोरोना को हम बहुत जल्द ही पछाड़ पाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वैक्सीन के रिसर्च का काम चल रहा है और बहुत जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। हम जल्द ही आप तक पहुंचेंगे, आपसे मिलेंगे कुछ खास और आम खबरों को लेकर। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारे साथ बने रह सकें। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़े रहें हमेशा और हर पल खबरों के साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपने सुझाव भी हमें दें, हम स्वागत करेंगे आपके सुझाव का, आपके हर विचार का और आपकी हर बात को भी हम जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आइए हम लेंगे यहीं आपसे विदा और जल्द ही मिलेंगे, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।